बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा की आग फैली। उसकी लपटें तो बुझा दी गई है, लेकिन उसकी धमक अभी भी महसूस हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली हिंसा से जुड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है जो इसके तार सिर्फ बरेली के बाहर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर यानी दूसरे राज्यों तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने खुलासा किया है कि बरेली हिंसा में गिरफ्तार कुछ लोग बिहार और बंगाल के भी हैं, जिनकी भूमिका की फिलहाल तेजी से जांच की जा रही है। आज दंगल में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि बरेली हिंसा के तार क्या बिहार और बंगाल तक जुड़े हैं? क्या बरेली में जानबूझकर जुम्मे के दिन हिंसा कराई गई है? क्या बरेली हिंसा की साजिश बिहार और बरेली में रची गई थी? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज हम तमाम प्रवक्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका मत कि आखिरकार इसके पीछे साजिश क्या है। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। छब्बीस सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद जो बवाल और हंगामा हुआ, ये उसके बाद का नतीजा है। फसाद और पथराव में शामिल ये वो आरोपी हैं जो इस वक्त अपने किए की माफी मांग रहे हैं। कैमरे के सामने कसम खा रहे हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और कभी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के मददगारों पर एक्शन की बौछार हो रही है। पुलिस की कार्रवाई, नगर निगम का एक्शन, जुमे की हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़, अब साजिश की एक एक परत खुल रही है। ये पता चला है कि कैसे आरोपी नंबर 2 नदीम ने एक दिन पहले व्हाट्सएप पर एक ऐसा मैसेज डाला जिससे अगले दिन हिंसा भड़क उठी। लेकिन आज का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि बरेली हिंसा में बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग भी पथराव में शामिल थे। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल और बिहार के पकड़े गए लोग कितने दिन पहले आए थे और बरेली में क्या कर रहे थे। इस हैरान करने वाले राज का पाश आज तक के कैमरे पर किया है खुद बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य ने। ये जो दोनों हैं, इन दोनों पे डेढ़ दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और वो एक नहीं कई जनपदों में पहले से इन पे मुकदमे पंजीकृत हैं। जहाँ तक बाहरी लोगों के शामिल होने का प्रश्न है, वो बहुत ही क्लियर था कि पहले भी बंगाल और बिहार के लोग जो वीडियो फोटो में आए वहाँ पे मौके पर मौजूद थे, पथराव वगैरह कर रहे थे, वो गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। ये जो बाहरी लोग आए हुए थे, इसमें हम लोग जो अभी हम लोगों ने कुछ लोग चिन्हित किए हैं, उसमें गैर जनपद के आसपास के जनपदों के भी लोग हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल दी गई थी, तो डेफिनेटली ये है कि बहुत व्हाट्सएप के माध्यम से जनपद के बाहर भी ये मैसेज सभी लोगों को गया था। तो ये लोग किस प्रकार से, किस माध्यम से, किसके कहने पर आए थे और इनकी क्या भूमिका थी, लीडरशिप की भूमिका थी या ये पार्टिसिपेंट की भूमिका थी, इसके संबंध में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन। सवाल है कि हिंसा बरेली में हो रही है तो फिर इसमें शामिल आरोपी बिहार और बंगाल से कैसे आए? अगर ये सच है तो क्या बरेली हिंसा की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी? क्या बरेली हिंसा को जानबूझकर जुमे के दिन रखा गया था? क्या बरेली हिंसा के बहाने पूरे शहर को दंगे की आग में झुलसाने की कोशिश थी? क्या बरेली हिंसा के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश थी? पुलिस अब हर एक सवाल, हर एक एंगल को सिरे से खंगाल रही है। कल भी जो लोग हमने जेल भेजे थे, उनमें भी और आज भी जो लोग जेल भेजे हैं, उसमें बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ लोग थे जो जेल भेजे हैं। हम लोग ये चेक करा रहे हैं कि ये कितने दिन पहले बरेली आए थे। एक व्यक्ति का पता चला है कि वो कई महीने पहले बरेली आया था और यहाँ पे मौजूद था। इसके संबंध में हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किन परिस्थितियों में ये लोग बरेली पहुंचे और बरेली में क्या काम कर रहे थे कि इतने महीनों से बरेली में रुके हुए थे, इनका क्या वास्ता था यहाँ से। तो इसकी संबंध में जरूर डिटेल से हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। बरेली हिंसा पर सियासत का भी बोलबाला है। विपक्ष ने अल्पसंख्यकों को परेशान करने के नाम पर योगी सरकार को कटघरे में रखना शुरू कर दिया है, तो बीजेपी से मंत्री सख्ती को शांति के लिए वाजिब ठहरा रहे हैं। जिस तरह से छोटे छोटे नाबालिग बच्चे वो उस प्रदर्शन में थे, फिर प्रशासन ने भी उनका भी रवैया वो गैर जिम्मेदाराना है। जिस तरह से जो सूचनाएं आ रही हैं कि नाबालिग लड़के, छोटे छोटे कम उम्र के लड़कों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है,
फिर बहुत से लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है जो मौलाना तौकीर रजा की कॉल थी, समाजवादी पार्टी समझती कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, और पुलिस का भी जो प्रशासन का भी जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं है। केवल हवा देने के लिए, भड़काने के लिए जो शांत हुआ है उसे कैसे उसमें घी डालने का काम करें आग में, तो मैं कहूँगा कि इस तरह का काम करेंगे तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी जी नेतृत्व में चलती है किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और योगी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे लोगों पर चाहे बुलडोजर हो और जहन्नुम का भी टिकट अगर कटने की आवश्यकता होगी तो उनका कटने का काम होता है। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बरेली जाना चाहते हैं, लेकिन यूपी की पुलिस ने उन्हें जबरन रोक दिया है। वहीं पुलिस के शिकंजे में आए उपद्रवी अब तौबा तौबा कर रहे हैं। अब नहीं साहब करेंगे, कभी नहीं करेंगे साहब, कैसी जगह कभी नहीं जाएंगे बाबूजी। अफसोस है अपने उसका। बरेली हिंसा में अब तक 3 आरोपियों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, कई गिरफ्तार हैं और अब बिहार बंगाल कनेक्शन की भी जांच तेज है। सवाल बड़ा है कि क्या वाकई बरेली हिंसा के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं? क्या ये हिंसा बंगाल बिहार में बैठे कुछ लोगों के दंगाई दिमाग की भी उपज है? दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ संतोष शर्मा, बरेली, आज तक। 8 नई गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। मौलाना तौकीर पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ 8 नई गिरफ्तारियां आज की स्थिति में हुई है और अब कुल मिलाकर 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाफ एनकाउंटर भी 2 जगह पर हुआ है इस मामले में। बुलडोजर एक्शन भी कल देखा गया था और डॉक्टर नफीस जो मौलाना तौकीर के करीबी माने जाते हैं वो भी अब इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास में, उसमें भी मौलाना डॉक्टर नफीस का नाम आता है कि उन्होंने भड़काने की कोशिश की लोगों को। यह उन पर आरोप पुलिस ने एफआईआर में रखा हुआ है। और आज बरेली में फ्लैग मार्च भी वहां पर हो रहा है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी आप दिखा सकते हैं। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इस वक्त बरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, फ्लैग मार्च वहां पर हो रहा है अभी भी, क्या बरेली तंग है, वहां पर सिचुएशन टेंस्ड है या अब सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है और अब पुलिस का एक्शन चल रहा है? देखिए, तस्वीरों के जरिए साहिल जी दिखाता हूं कि फ्लैग मार्च चल रहा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरीके का टेंशन जैसा माहौल नहीं है। और आपको देखिए कि ये बरेली का वो बाजार है जहां पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद फसाद हुआ, लेकिन अब चूंकि कल दशहरे का त्यौहार है और परसों फिर जुमे की नमाज है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए, किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो इसको सुनिश्चित कराने के लिए ये देखिए पुलिस की, और सबसे ज़्यादा कि महिला बटालियन जो पुलिस का है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला बटालियन है, वो आगे आई है और उसको बाज़ारों में उतारा गया है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए। तो बरेली में बाज़ारों में इसी तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है और पेट्रोलिंग के जरिए लोगों को भरोसा जताया जा रहा है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार और जल्दी से आपसे एक और अपडेट मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि बरेली के एसपी जब आपसे बात कर रहे थे तब उन्होंने बिहार और बंगाल का जिक्र यहां पर किया। क्या अंदेशा देना चाहती है पुलिस यहां पर? क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पर मदरसा में बंगाल, बिहार और आसपास के इलाकों से कई लोग आके वहां पर रहते हैं और आज से नहीं पहले से वहां पर रहते हैं। वही लोग इस प्रोटेस्ट में थे या सचमुच में कोई बड़ी साजिश इस वक्त पुलिस को यहां पर नजर आ रही है? देखिए, साजिश थी 19 तारीख से, ये साजिश थी 19 तारीख से मौलाना तौकीर रजा जुमे की नमाज पे एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो लोग बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग जो अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजे गए, वो ऐसा अभी तक नहीं आया कि कोई सिर्फ जुमे की नमाज में फसाद करने के लिए आया। वो यहाँ पर पढ़ने के लिए मदरसों में, चूँकि एक बड़ा मरकज़ शहर है, मरकज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लोग दीन की पढ़ाई करने के लिए आते हैं वही लड़के थे। लेकिन उनको गुमराह करके जो हमने दिखाया
कि गुमराह करके मौलाना तौकीर रज़ा ने उनको पत्थरबाजी करवाई, जुमे की नमाज में फसाद करवाया, तो ये वो लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। लेकिन साजिश तो थी, और बरेली पुलिस के ऊपर भी सवाल कि जब 19 तारीख से साजिश रची जा रही थी, मौलाना तौकीर रज़ा आपके नज़रबंद भी था, उसके बाद उसने लेटर वायरल किया, लेटर कहा गया कि उसी ने दस्तखत कराए, उसी में आप गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, लेकिन वो फिर उसने फर्जी दावा कर दिया कि ये लेटर फर्जी है। मौलाना तौकीर नजरबंद भी थे, ये भी वो कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और पुलिस वहां पर कह रही है कि पेट्रोल बम से लेकर क्या क्या उनको मिला है। इतनी सारी तैयारी और पुलिस नजरबंद में रखे हुए हैं, उसके बावजूद उसकी भनक नहीं लगना। देखिए साहिल, इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर रखा था, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया था, और प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए ही किया था। और पुलिस अगर वहां पर तत्पर न होती, मौजूद न होती, तो बरेली शहर में कर्फ्यू लगाने की नौबत होती। आप बरेली के इतिहास को जरा पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बरेली किस तरह से संवेदनशील क्षेत्र बन जाया करता है, और कैसे बरेली सांप्रदायिक दंगे के लिए एक आधार बिंदु बन जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी तत्परता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ उस पूरी स्थिति को नियंत्रित करने का काम किया। पहले से ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट पर्याप्त मात्रा में था, और इसीलिए बरेली को जलने से हमने बचाने का काम किया है। लेकिन ये फिर भी जो पत्थरबाजों द्वारा घटनाएं की गई, ये घटनाओं का इसलिए आकलन नहीं हो पाता क्योंकि जुमे का दिन था। जुमे के दिन में मस्जिदों में अपनी नमाज अदा करने के लिए, इबादत करने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इबादत के लिए उठे हुए हाथों में जो हाथ खाली होते हैं, जो अल्लाह की इबादत के लिए उठते हैं, उसमें पत्थर आ जाएंगे, उसमें पेट्रोल बम आ जाएंगे, उसमें असलहे आ जाएंगे। इस बात का आकलन कौन करेगा? और क्या इस पर रोक लगा देनी चाहिए कि जुमे की नमाज के दिन उनको मस्जिदों में इकट्ठा ना होने दिया जाए? और इकट्ठा होने के बाद क्या इस बात की जवाबदेही अब शहर के काजी पर, मौलाना पर, मुफ्तियों पर, मौलवियों पर नहीं फिक्स करनी चाहिए कि जुमे की नमाज में आप मस्जिदों में इकट्ठा होंगे और मस्जिदों से बाहर निकल करके पूरे शहर को आग में झोंकने की तैयारी करेंगे? निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है, और इस गंभीर सवाल का जवाब सबको मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि भारत का संविधान की आजादी देता है कि आप अपने मत, अपने मजहब का पालन कर सकते हैं। कि सवाल गंभीर है कि अगर कोई भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह बिल्कुल गंभीर सवाल है। लेकिन आपने कहा कि बरेली के इतिहास की जांच अगर मैं करूं तो उससे बहुत सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन मैंने यहां पर मौलाना तौकीर की भी इतिहास की जांच करने की कोशिश की, और मौलाना तौकीर ये पहली बार इस तरीके से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। बरेली में लोगों को पता है कि कोविड के वक्त भी जब लोगों को साथ में आने पर पाबंदी थी, तब भी उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर ऑर्गेनाइज किया था। 2024 में भी इसी तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। यानी एक तरीके से वो सीरियल ऑफेंडर है। इसीलिए बार बार सवाल उठता है कि नमाज के लिए नहीं, लेकिन मौलाना तौकीर अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 19 तारीख से तैयारी कर रहे हैं, तो उन पर पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लेना क्या जरूरी नहीं था? और आज जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन पर पहले से ही एक्शन लिया जाता तो शायद मामला इतना नहीं भड़कता। यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है। देखिए साहिल, मौलाना तौकीर को पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन के तहत ही नजरबंद किया गया था। मौलाना तौकीर के खिलाफ पहले से ही कार्रवाइयां कराना प्रारंभ कर दिया गया था, और इसीलिए यह प्रयास था कि इस प्रकार का कोई प्रदर्शन ना होने पाए। और इनमें जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना, आप उनकी जरा क्राइम हिस्ट्री निकाल कर देखिए। ये मासूम लोग रहे हैं, निरपराध लोग रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बहुत पुरानी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन इन लोगों को भड़का करके टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर दृश्य देखेंगे ना, आपके टीवी चैनल्स पर भी दिखाए गए 14 साल, 16 साल, 18 साल के लड़के हाथों में पत्थर लेकर के पुलिस पर पथराव करने का काम कर रहे हैं। ये इनको पत्थरबाज बनाने का अपराध ये मुल्ला, मौलवियों और मुफ्तियों ने किया है, ये समाज के रहनुमाओं ने किया है, ये कौम के रहनुमाओं ने किया है, और अल्लाह के नाम पर किया है, इस्लाम के नाम पर किया है, मजहब के नाम पर किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुख यह होता है कि इसकी मुखालफत करने की बजाय आज तमाम देश के तमाम इस्लामिक संगठन इनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल इनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आज चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको मिलकर के कहना चाहिए कि धर्म के रहनुमा, धर्मगुरु अगर इस प्रकार की बातें करेंगे, लोग बच्चों को अपराधी बनाने की चेष्टा करेंगे, तो उसकी मुखालफत करनी चाहिए। सबको मिलकर के एक स्वर में उसके विरुद्ध खड़े होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि ऐसे लोगों के समर्थन में यहां की विपक्षी पार्टियां खड़ी हो रही है। सुमैया राणा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय विशेष के पीछे पड़ी हुई है। एजाज अफजल एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा था कि ये शहर, ये ख्वाब का समंदर न बचेगा
जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा, और मक्तल की सियासत ना हमारी ना तुम्हारी, तफरीक करोगे तो कोई सर न बचेगा। माफ कीजिएगा, जिस तरीके की हुकूमत यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में एक छोटी सी बात को जो कानपुर से शुरू होती है, जिस पर पुलिस अपनी मनमानी करके उस पोस्टर को हटवा तक देती है, लेकिन उसके बाद भी वो पोस्टर हटकर दूसरी जगह लगता है, जिस पर वो समुदाय विशेष कहीं पर भी टिप्पणी नहीं करता है, उनकी बात को आसानी से मांगता है, लेकिन उसके बावजूद उन पर एफआईआर की जाती है। ऑब्जेक्शन यहाँ से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये अपनी वोट बैंक साधने के लिए जो निकल चुका है इनके हाथ से, जो इन्होंने बेरोजगारी पे बात नहीं की, जो इन्होंने शिक्षा प्रणाली पे बात नहीं की, जो इन्होंने महंगाई पर बात नहीं की, जो इन्होंने युवाओं को नहीं देखा, इन्होंने महिला सुरक्षा पर बात नहीं की, तो उसके बदले में ये आज फिर आकर के और हिंदू मुसलमान की बिसात बिछा करके बैठ जाएंगे। ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, राकेश त्रिपाठी से मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन जरा बरेली पर आपसे एक सवाल पूछना जरूरी है सुमैया राणा जी। पार्टियां चंद दिन के लिए क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से तौकीर ने, मौलाना तौकीर ने वहां पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, क्या वो सही था? क्या जिस तरीके से एफआईआर में जिसका जिक्र किया गया है कि वहां पर पुलिस पर फायरिंग की गई, जो पुलिस के एफआईआर में दर्ज किया गया है, पुलिस पर फायरिंग की गई, पथराव किया गया और रोकने की कोशिश की, तो कई सारे लोग अलग अलग इलाकों में जाकर भड़काने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरीके के प्रोटेस्ट का तो समर्थन नहीं हो सकता। सुमैया जी। हाँ, मुझे जवाब देना है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल इस तरीके का प्रोटेस्ट की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, और बिल्कुल भी इस तरीके से सड़क पे आके मुझे लगता है कि जिस तरीके की बात होगी, और खासकर इस सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी बैठी हो, उसको एक तरफा कार्रवाई करनी है, तो इस चीज से बचना चाहिए था। लेकिन हमको तो अपने संविधान, क्योंकि हम इस देश से प्रेम करते हैं, तो उसके संविधान से भी उतना ही प्रेम करते हैं, और हमें मालूम था कि आर्टिकल 25 के तहत हमको इस बात की आजादी भी है कि हम अपने देश में रहते हुए अपने धर्म का किस तरह अनुपालन कर सकते हैं। हम ये वाकई भूल गए थे कि ये जो कुशासन चल रहा है, इसमें किस तरीके से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा सकता है। तो इस बात को तो मैं इस सूबे के मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन अफसोस कि हम उस वक्त में भी देश के दुश्मनों के साथ खड़े थे, और आज भी हम देश की संप्रभुता के लिए लड़ाई करते आए हैं। राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए। लड़ाई करते आए हैं। समुदाय विशेष पर कार्रवाई, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि समुदाय विशेष पर कार्रवाई, और उसमें सिर्फ एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद का अगर पोस्टर कोई लगाता है तो उस पर भड़काऊ क्या है? जो पोस्टर ओरिजिनली निकाला गया, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, आई लव मोहम्मद अगर कोई पोस्टर लगाता है तो उस पर भड़काऊ क्या है कि पुलिस को जाकर कहना पड़ा कि यहां पर पोस्टर मत लगाइए, हटाइए और दूसरे इलाके में लगवाइए? देखिए साहिल, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहतरमा जो अभी हमारे साथ तकरीर कर रही हैं, इन्होंने एक और बयान दिया था कि अब सैलाब आएगा। सच बात यह है कि भड़काने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कैसे कर रहे हैं और कैसे अपने ही नेताओं की बात नहीं मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कानपुर के विधायक हैं मोहम्मद हसन, सुमैया राणा जी से जानती होंगी उन्हें। मोहम्मद हसन साहब, अब सुमैया जी सुनती नहीं है, आप देखिए सुनती नहीं है, संकट ये हो जाता है ना, सुना करिए। कानपुर के इनके विधायक हैं, बीजेपी के विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक है मोहम्मद हसन। अब ये आई लव मोहम्मद कर रही है, बट आई कांट मोहम्मद हसन, आई कांट ट्रस्ट ऑन मोहम्मद हसन। अरे भाई, मोहम्मद हसन इनके पार्टी के विधायक है, उनके बयान सुन लीजिए। वो स्पष्ट तौर पर कानपुर के विधायक कह रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर के कोई विवाद नहीं था, और ये बात सच है कि आई लव मोहम्मद को लेकर के कोई विवाद नहीं था। आई लव मोहम्मद को लेकर के जो लाइट से युक्त एक बोर्ड वहां लगाया गया था, जिसको स्थानीय नागरिकों ने, जिसको लेकर आपत्ति की, स्थानीय पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत करके और मुस्लिमों की सहमति के साथ उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन 12 वफात का जुलूस 5 सितंबर को निकलता है और हिंदू इलाके से भंडारे के पोस्टर फाड़े जाते हैं, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज होती है। एक अलग घटना को आप दूसरी घटना के साथ जानबूझ करके जोड़ते हैं, अफवाहों को फैलाते हैं, और टूल किट के तौर पर आप महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अलग अलग शहरों में आप जानबूझकर आई लव मोहम्मद के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। यह शक्ति प्रदर्शन है, और इस शक्ति प्रदर्शन के बहाने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश है। और समय चुना कि आपने
कि सुमैया राणा, जल्दी से जवाब। शक्ति की उपासना मामला निपट गया था, उसके बाद भड़काना शुरू हुआ है। इसको कैसे रोका जा सके, ये योजना बनाई थी आपने। बिल्कुल, कानपुर जल्दी से जवाब, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले पुलिस प्रशासन वहां पर अपनी मनमानी करके उस पोस्टर को हटवाते हैं और उसके बाद फिर उन पर मुकदमा लिखते हैं। उसके बाद मोहम्मद हसन का बयान सुनिए, आपके विधायक मोहम्मद हसन का बयान सुनिए सुमैया राणा, आप अपने विधायक का बयान नहीं सुन रही हैं, आपके समाज के, आपके कौम के हैं, अपने कौम के, अपने समाज के विधायक का बयान नहीं सुन रहे, अपनी पार्टी के विधायक का बयान नहीं सुन रहे, कोई भी व्यक्ति हिरासत कितना में नहीं भड़काएंगे, किसी कितनी को अफवाहें जेल में फैलाएंगे। भेजा गया। पहले तो ये सब मिलके देखने की इच्छा बन गई है क्या कि कैसे उत्तर प्रदेश में रक्तपात हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, दंगे हो, कर्फ्यू लगे। एक मिनट सुमैया राणा, एक सेकंड, जरा जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास भी जाऊंगा कि क्या आई लव मोहम्मद का बैनर लगाना किसी भी तरीके से कोई भड़काऊ बैनर होता है क्या, यह मुझे जरा आपसे जानना है, क्योंकि पुलिस ने वहां पर बीच बचाव करके वो बैनर निकाला। बिल्कुल ठीक है, वहां पर कोई ज्यादा भड़काऊ चीजें नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने बैनर निकाला और दूसरे इलाके में लगवाया। क्या सचमुच में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाना भड़काऊ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है साहिल, लेकिन किसी भी बैनर को या किसी भी पोस्टर को लगाने के लिए प्रिस्क्राइब्ड स्थान है। नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में अथॉरिटीज से परमिशन लेकर के ही आप कहीं पर किसी भी बैनर को पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने घर पर कोई बैनर लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे के घर पर जाकर बैनर लगाएंगे तो कानून रोकेगा। सरकारी स्थान में अलग अलग स्थानों पर स्थान तय है ना, चिन्हित है ना कि कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। 6 पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताएं बैठे हुए हैं, आज तक के उन सभी को पता है आपके स्टूडियो में नहीं लगा सकते। कोई भी नहीं, सुनिए राकेश जी एक मिनट सुनिए, यहां पर 6 राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सभी को पता है कि किसी भी शहर में इस देश के जिस तरीके से पोस्टर बैनर लगते हैं वो किसी की भी इजाजत लिए बिना ही लगाए जा रहे हैं। आज की तारीख में कई बार सिविक ग्रुप्स ने इस पर सवाल उठाए हुए हैं, लेकिन शहर का क्या हाल होता है वो आपने देखा हुआ है। आपको भी पता है कि कई सारे इस तरीके से पोस्टर बैनर लगते हैं किसी की इजाजत बिना। अगर वो पोस्टर और बैनर भड़काऊ नहीं हो तो क्या उस पर कार्रवाई ठीक रहेगी? यही सवाल है, और पुलिस की कार्रवाई खास करके। नहीं साहिल, इसका अंतर समझ लीजिए। ये लाइट से युक्त एक बैनर था, लाइट से युक्त, कोई बैनर नहीं था कि फ्लैक्स कोई छापा है या कोई कागज का पोस्टर है। ये लाइट से युक्त एक बैनर था जो परंपरा में नहीं रहा है कभी, और उसको एक ऐसे स्थान पर लगाया था जिसको स्थानीय निवासियों ने उसको लेकर के आपत्ति की, और स्थानीय मुस्लिम युवकों ने, मुस्लिम निवासियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, यहां कभी पोस्टर, यहां इस तरह का कोई लाइट वाला बैनर नहीं लगता रहा है, उसको लिहाजा शिफ्ट कर दिया गया। इस बात को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर अपने गले में बांधकर सुमैया राणा आपकी डिबेट में आए, कोई आपत्ति नहीं है, देश में कोई इस पर आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन सबके स्थान पे है ना। अब आपके पीछे बैकग्राउंड में लाकर आई लव मोहम्मद को लगाएगा तो हो सकता है आज तक को मना करना पड़े। आज तक की अपनी प्राइवेसी हो सकती है, अपनी पॉलिसी हो सकती है। ऐसा क्या हो रहा है कि जो बरेली में हुआ वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों हो रहा है, कैसे ये फैल रहा है पूरे देश में? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई वो मामला तो निपट गया था, सुमैया राणा भी कह रहे हैं कि उस दिन सब कुछ शांत था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट सब जगह पे चल रहे हैं पूरे देश भर में। साहिल जी, मुझे तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार और पुलिस पे काफी शंका हो रही है, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद बरेली का लिंक अभी तक सिर्फ बिहार और बंगाल तक ही निकाल पाए, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश तक तो लिंक निकाल ही नहीं पाए। छोटे छोटे मामलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस या बीजेपी की जहां हुकूमत है वहां की सरकार तुरंत पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ देती है। अभी लद्दाख में आंदोलन हुआ, जो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त गिने जाते थे बीजेपी के द्वारा भी, वांगचू जी, वो सरकार से अगर असहमत हुए तो वो एनएसए लग गया और वो पाकिस्तान से भी सब उनका रिश्ता निकल आया। इसी उत्तर प्रदेश में चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे देश में छात्रों का आंदोलन हो, किसानों का हो, नौजवानों का हो, पत्रकारों का हो, किसी का हो, तुरंत उनका रिश्ता पाकिस्तान से, खालिस्तान से, चीन से, नक्सल से निकल के आ जाता है। देखिए दरअसल में है क्या साहिल जी, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। इनके अपने पोषित अपराधी हैं, अपने पोषित क्राइम करने वाले दंगाई हैं और दूसरे भी हैं। तो ये जो नहीं, तो आप आरोप क्या लगा रहे हैं? एक मिनट जरा क्लियरली आरोप लगाइए, घुमा फिरा कर नहीं। आप आरोप क्या लगा रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये आरोप लगा रहे हैं? ये जो मोर्चा निकला था, वहां पर एजिटेशन हो रहा था, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, जो पथराव हुआ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, ये आपका आरोप है?
आप कहीं और सुन रहे थे क्या? आप कहीं और, आप नहीं जाना कराए गए हैं, जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसपी और एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी लेवल्स के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। सर, किस तरह की अवेयरनेस के लिए मैसेज देंगे कि कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं? और अफवाहों के लिए हम लोग की सोशल मीडिया की टीम लगातार संपर्क कर रही है। किसी प्रकार के कोई अफवाहों का भी इशू नहीं है। जो भी चीजें हैं उनका खंडन किया जा रहा है। लोगों से यही अपील है कि त्योहारों का समय है, सब लोग अच्छे से त्योहार अपना मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रहें। और जो भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का वहां पर बयान भी आया हुआ है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपका आरोप एक बार स्पेसिफिकली बता दीजिएगा, तो मैं जरा बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछूंगा कि एग्जैक्टली क्या आप स्पेसिफिक आरोप बताइए ना, क्या लगा रहे हैं, घुमा फिरा करने। ध्यान से सुनिए। अरे भाई 3 बार मत दोहराइए, समय कम है, सुन लिया। मैंने आपको बताया कि जो भी बीजेपी से असहमत है, मत भिन्न है, वो उसको बीजेपी आतंकी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सल, देशद्रोही सब गिना डालती है। चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे जो देश का। आप, मैंने उदाहरण दिया लद्दाख के, उनको पाकिस्तानी बता दिया। ये उत्तर प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट, पटरी से ट्रेनें उतरी हैं, उसको पाकिस्तान लिंक बताया गया। इसी यूपी के विधानसभा में लकड़ी पॉलिश करने वाला एक 50 ग्राम का पॉलिश मिला था और उसको बताया गया TNT है, पूरी विधानसभा उठ जाएगी और उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टेररिस्टों से रिश्ता रुक करके बता दिएगा। तो रुक जाइए एक सेकंड, देखिए एक सेकंड। मैंने कहा ना कि ये सरकार डबल इंजन की नहीं, डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। और अभी इस सरकार ने, अभी कल एनसीआरबी के डाटा जारी हुए हैं, पुराने की बात हर तरह के क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश, चाहे अपराध, टोटल अपराध राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, हत्या हो, चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे दलितों पर अत्याचार, अब जवाब भी ले लेते हैं। ये अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने क्राइम में नंबर 1। राकेश त्रिपाठी, देखिए 2 बातें हैं। एक तो इस पूरी डिबेट में साहिल जी, अब तक कहीं किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान के प्रति प्रेम इतना है ना कि कैसे पाकिस्तान को लाया जाए डिबेट में, और पाकिस्तान को लाकर के कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरफ को ले जाया जा सके। हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की चेष्टा हो रही है, ठीक उस वक्त में जब नवरात्रि के त्योहार चल रहे हैं, जब विजयादशमी का त्योहार सामने है, जब दीपावली के त्योहार सामने है। ऐसे समय में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की गहरी साजिश और देश भर में चल रही है। हम इस गंभीर विषय पर चिंता व्यक्त कर रहे थे, तो कैसे कांग्रेसियों का पाकिस्तान प्रेम निकलकर सामने आया। वैसे चिदम्बरम साहब का इंटरव्यू भी सामने आया है, बताया है उन्होंने कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर हुआ करता था, उसकी पोल खोली उन्होंने। लेकिन अभी आपने एनसीआरबी के डेटा का भी जिक्र कर दिया। एनसीआरबी के डेटा को ठीक से कांग्रेस के मित्र पढ़े तो एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि राष्ट्रीय औसत से 25% उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में उत्तर प्रदेश में बेहद कमी आई है। अगर देश भर के अपराधों की तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर है। इन सारी डेटा को पढ़े बिना एनालाइज किए मनमानेपूर्ण तरीके से आकर के व्याख्या करना, यह तरीका ठीक नहीं। देखिए बहराइच, देखिए एनसीआरबी का डेटा मेरे पास रखा है, कहेंगे तो मैं एक एक डेटा पढ़ के सुना दूंगा, एक जो परसों कल जारी हुआ। देखिए बहराइच में भी दंगे हुए थे पिछले साल, वहां के विधायक थे सुरेश्वर सिंह जी ने, उन्होंने FIR लिखाई थी इन्हीं बीजेपी वालों पे, बीजेपी के नेताओं पे, कि किस प्रकार से वो षड्यंत्र करके इसको दंगे का रूप दे रहे थे और इनके बच्चे के साथ क्या करने का इरादा था। उस पर क्या कार्रवाई हुई बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। दरअसल में है क्या कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा इस सरकार से। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। ये सरकार न रोजी दे पा, रोजगार दे पा। अभी कल ही एक परीक्षा और टली है, परीक्षा घोषित होती है, लड़के तैयारी करते हैं, जब परीक्षा की डेट आती है टाल दी जाती है। 44वीं परीक्षा टाली और कैंसिल की गई और लीक हुआ है। एक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। योगी सरकार में नौजवानों के खिलाफ, योगी सरकार में सहयोगी है SBSP, ये सरकार उत्तर प्रदेश उनके प्रवक्ता को पूछ लेते हैं कि वो कानून व्यवस्था को किस तरीके से देख रहे हैं आज की स्थिति में, जो घटना बरेली में हुई है और उसके बाद आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर अलग अलग इलाकों में, आप कैसे देखते हैं अरुण राजभर जी? क्योंकि विपक्ष तो देखिए साहिल जी, मैं सिर्फ 4 बातें करूंगा और जितने भी पक्ष के प्रवक्ता बैठे हुए इन चारों बात से ये असहमत दिखाएंगे।
हमारे 4 बात है चरमपंथी के। हम कट्टरपंथी, उपद्रवी और दंगाई, और उत्तर प्रदेश की सरकार न जाति देखकर, न धर्म देखकर, न पंथ देखकर, न मजहब देखकर इन पे कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम कर रही है। बिलबिलाहट किसको हो रही है, तकलीफ किसको हो रही है, संविधान की दुहाई कौन दे रहा है? क्या यह बात भूल गए कि उसी अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी के एक मोइन अहमद खान ने एक दलित बेटी के साथ बलात्कार किया था, तो समाजवादी पार्टी संविधान की दुहाई देने की बजाय उस मोइन के साथ खड़ी हो गई और उस बेटी के साथ खड़ी नहीं हुई जिसको इंसाफ दिलाने के लिए संविधान की बात करते हैं। क्या उसी प्रयागराज में एक यादव बेटे के साथ कुछ लोगों ने, इन्हीं चरमपंथियों ने जिस तरीके से हत्या किया था, उसको न्याय दिलाने के लिए फिर ये संविधान की दुहाई देने वाले याद नहीं आए? इसी आजमगढ़ में 4 गैंग लोगों ने दलित के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसको न्याय दिलाने के लिए ये चरमपंथी वहां खड़े नहीं नजर आए। क्या बात है? जब संविधान में न्याय की बात है और आप उत्तर प्रदेश के बरेली के इलाकों में अगर देखेंगे तो वहां हमेशा से पूर्व की सरकारों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे 2-2 महीने 3-3 महीने कर्फ्यू दंगे होते थे। और यही बनारस की धरती है। बनारस में दशाश्वमेध घाट पर जब आतंकवादी हमला हुआ था, जिसको फांसी की सजा हुई थी, तो मुकदमा किसने वापस किया था? जिसको फांसी हो गई उसके मुकदमा वापस करने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं कि नहीं, संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में इनकी चीजें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि वो कानून का राज स्थापित हो गया। यहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ मजबूत से कानून व्यवस्था मजबूत करने में लगे हैं। आज अपराध कम हुआ है, दंगा खत्म हो गया है, कर्फ्यू खत्म हो गया है, आतंकवादी हमला खत्म हो गया है, लेकिन किस कानून व्यवस्था की दुहाई दी जा रही है जब इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित बच्ची का रेप होता है और रेप जिस बच्ची के साथ होता है उसको रातों रात पुलिस पेट्रोल डाल के जला देती है। उस दलित बच्ची की, उस पीडीए की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही। फोर्स आई थी उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय करा गया है, उसकी भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। कितनी फोर्स बढ़ाई गई है? क्योंकि कल दशहरा, परसों जुम्मा फिर से। जी बिल्कुल, 10 कंपनी यहाँ पर पीएससी लगी हुई है, इसके अलावा सीएपीएफ लगी हुई है, सिविल फोर्स भी काफ़ी मात्रा में लगी है। इसके अलावा डीजीपी महोदय द्वारा भी एसपी रैंक, एडिशनल एसपी रैंक और डीआईएसपी रैंक के ऑफिसर्स उपलब्ध कराए गए हैं। सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं और बरेली में और हमारे पूरे रेंज में आसपास के जनपदों में भी प्रॉपर पेट्रोलिंग और गश्त की कार्रवाई चल रही है। लगातार गिरफ्तारियों का दौर, बरामदगी। आज नफीस की गिरफ्तारी की गई है, कहा जा रहा मास्टरमाइंड था, तौकीर रजा का बिल्कुल राजदार, मददगार। जी, नफीस के बारे में सामने आया कि ये वक्फ बोर्ड माफिया के भी नाम से यहाँ जाना जाता है। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बहुत सारे तथ्य इससे भी निकलकर सामने आए हैं और अभी विवेचना चल रही है। 10 मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं वो एक वरिष्ठ अधिकारी एसपी सिटी के नेतृत्व में उसकी विवेचना की जा रही है। सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये देखिए, ये बरेली की सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च, और सबसे बड़ी बात कि इस सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए महिला बटालियन जो कमांडोज की है वो कर रहे थे। और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से चीजों पर काबू रखने के लिए कोशिश की जा रही है। अजय कुमार साहनी डीआईजी है, वो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे। अनवर पाशा हमारे साथ में है, आरजेडी के प्रवक्ता। आरजेडी को लाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार की तरफ इशारा करने की कोशिश है, और कई बार यह विपक्ष आरोप लगाता है कि कभी आसपास में चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के भीतर इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती है, और ये बिहार का एंगल कहां से निकल रहा है इसमें? साहिल जी, अभी आपने बात की बिहार की, मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण को सामने रखें और इस शेर को भी आप सामने रखें। सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुनियोजित ढंग से चुनाव के बारे में माहौल तैयार करती है, क्योंकि वो जनता की जो समस्याएं हैं उसको तो हल नहीं कर सकती, उसमें नाकाम रहती है। इसलिए वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही के जरिए अपनी नैया पार कराने में यकीन रखती है और उसी के लिए सारी कोशिशें करती है। कौन फसल काटता है? सांप्रदायिकता की फसल कौन काटता है? दंगों की फसल कौन काटता है? हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए आप। गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी फसल किसने काटा? कहीं भी देश में दंगे होते हैं, उसकी फसल कौन काटता है? कि बताने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि दंगा का माहौल बनाना, दंगा कराना और उसकी फसल
वोट के रूप में काटना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना षड्यंत्र है, खेल है। आपने बिहार की बात की, बिहार के इलेक्शन को लेकर के अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात हो रही थी। मैं जरा सा एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं। क्राइम को लेकर, हत्या को लेकर, रेप को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कंपटीशन है इस समय। कभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर जाता है क्राइम में, कभी बिहार जाता है नंबर 1 पर क्राइम में। क्राइम का हब बनकर रह गया है बिहार इस समय। पटना जैसा शहर जो राजधानी है, उस राजधानी की हालत ये हो गई है कि दिन दहाड़े वहां गोलियां चलती हैं, दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं। अरुण राजभर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं बना करके जल्दी से। अरुण राजभर, आदिल हसन भी इंतजार कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, देखिए मैंने उनका प्रवचन सुन लिया है। साहिल जी ऐसे नहीं होगा, साहिल जी ऐसे नहीं होगा। अरे आप क्या जाने, आप उत्तर प्रदेश की फिक्र कीजिए। अरे आप तो दलितों को उत्पीड़न पर तालियां बजाते हैं, आप पिछड़ों को उत्पीड़न पर तालियां बजाते हैं। आप मनुवादियों के चरण में बैठे हुए हैं, मनुवादियों के चरण में बैठे हुए लोग, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, दलितों और पिछड़ों पर, और आज आप कह रहे हैं दलित पिछड़ों के उत्पीड़न पर तालियां बजाने वाले लोग क्या बात करेंगे? बिहार के लोग, बिहार आज हब बना हुआ है क्राइम का, बिहार हब बना हुआ है क्राइम का। क्राइम में नंबर 1 पे, आदिल हसन हत्या में नंबर 1 पे। बात करिए, आज थोड़ा समय मेरे पास कम है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि इस एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि नारे ये भी लगाए जा रहे थे, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सन तन से जुदा। और यही नारों को लेकर महाराष्ट्र में भी मोर्चे निकले, यह भी कहा जाता है। तो यह मामला फैलाने की कोशिश हो रही है या मामला खत्म करने की कोशिश हो रही है? साहिल भाई, आप देखते हैं यति नरसिंगा ने नबी के शान में गुस्ताखी की, कोई कार्रवाई नहीं। गिरिराज जाकर उसको फेलिसिटेट करते हैं। रामगिरी महाराष्ट्र में नबी के शान में गुस्ताखी किया, वहां के एकनाथ शिंदे फेलिसिटेट करते हैं, देवेंद्र फडणवीस कोई कार्रवाई नहीं करते। अरे मेरे नबी मेरे लिए सब कुछ है, मेरा वजूद है, मेरी पहचान है, मेरी डिग्निटी है, अल्लाह से उन्होंने ही मुझे मिलाया। आप नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं और आप क्यों सोचते हैं हम खुद प्रोटेस्ट भी नहीं करें? अरे आप ही बतलाइए, विदेश में जाते हैं मोदी और खूब गले मिलते हैं मुसलमानों से, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं और उस पर कोई नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, मौका मिल जाता है ना लोगों को। कौन लगा रहा है? उत्तर प्रदेश के सर साहिल भाई, योगी आदित्यनाथ फ्लोर में एक लड़की के साथ मॉलेस्टेशन हुआ था, फ्लोर में झूठ नाम लिया, जात देकर नाम लेते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं हम टाइट कर देंगे, और आप बोलिए ये राजभर के जो प्रवक्ता हो क्या बोलेंगे? कभी गुटकी मार के उधर उछलते हैं, कभी उधर उछलते हैं। इनका कोई स्टैंड है क्या जिसका कोई वजूद नहीं है? और मोदी जी विदेश में जाकर मिलते हैं, पाकिस्तान तो बिरयानी मोदी जी खाने जाते हैं, और हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कीजिएगा, हम बोलेंगे। चलिए, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड बचे हैं। राकेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए कुछ कोशिश की जाएगी या इस तरीके से फ्लैग मार्च से ही मामला संभाला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की गारंटी है कि भाजपा की सरकार होगी तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगी, और एनसीआरबी का डाटा भी यही कह रहा है। गुजरात की बात कर रहे थे अनवर पाशा, याद करिए कि गुजरात में अब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, गुजरात के सांप्रदायिक दंगे अब बीते दिनों की बात हो गई।